हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम फिर से आ गए हैं एनएलएम के सेकंड लेक्चर को लेकर। और आज हम पढ़ेंगे बेटा एनएलएम के सेकंड लेक्चर में जो पहले पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। बेटा फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये होते हैं चार टाइप्स के। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इन चार टाइप्स में फर्स्ट टाइप है बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक एक करके डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट है सबसे पहले। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके बारे में सेकंड पॉइंट बेटा यह है अबाउट 100 times more stronger than electromagnetic फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीसरा टाइप है अपने, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, और कोई पॉइंट इसके बारे में कहते किसे हैं, ये बात कब आएगी भाई? तो ये बात अभी पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब है न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाला बल। न्यूक्लियॉन्स के बीच। अच्छा, न्यूक्लियॉन्स क्या है बेटा? तो मैं आपको बता दूं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अर्थात नाउ आई कैन से दैट इट बाइंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करके रखने का काम करता है बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, सेकंड टाइप ऑफ फोर्स। सेकंड टाइप ऑफ फोर्स है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। आपने बहुत अच्छे से जानते हो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, फिर भी एक बार मैं बताता हूं आपको कुछ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बेटा ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इन नेचर, इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन शो करता है, कभी भी रिपल्सन शो नहीं करता। और जितने भी फोर्स हैं उनमें रिपल्सन की प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में रिपल्सन की प्रॉपर्टी नहीं होती, ऑलवेज अट्रैक्टिव है। सेकंड पॉइंट, अगर मैं बात करूं बेटा यूनिवर्स में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो दूसरे ऑब्जेक्ट के कारण इस फोर्स को फील ना करे। यानी ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स इज एक्सपीरियंस दिस फोर्स बाय अदर ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट, जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में, ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स है। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। और बेटा ये ऑलवेज म्यूचुअली अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी और बार बार बता रहा हूं। ठीक है, अभी इन दो के बारे में एक बार नोट करेंगे, उसके बाद आगे के दो पर चर्चा करेंगे। चलिए,
जिनको नोट करने में दिक्कत आए वो स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं और रोक कर लिख सकते हैं। बेटा मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा लिखने में। तीसरा जो फोर्स है बेटा, तीसरे के बारे में अभी चर्चा करते हैं। तीसरा फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेटा इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसा कि शब्द बता रहे हैं इसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे काम कौन आता है? चार्ज। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। अब देखो भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही हो सकते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच। और सुनो, इसके अलावा फर्स्ट पॉइंट तो ये है, इनके बीच में लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकंड पॉइंट है मैग्नेटिक, शब्द भी तो आ रहा है भाई, और मैग्नेट में हम पढ़ते हैं बार मैग्नेट के बारे में, आपने सबने सुना होगा। और अभी नहीं सुनोगे क्योंकि ये 11th में है, और 12th में शायद आप अच्छे से सुन लो। लेकिन जो ड्रॉपर बैच के नीट या जेई आईआईटी वगैरह की जो तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने नाम सुन लिया होगा मैग्नेट का। तो मैग्नेटिज्म में हम पढ़ते हैं बेटा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनके बीच में भी जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है वह होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इसके बारे में तीसरा जो पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, 10 की पावर 36 टाइम्स होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के, स्ट्रॉन्ग देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं भाई जो मोस्ट बात है इसके एग्जाम्पल्स। अब तक हमने किसी के भी एग्जाम्पल्स नहीं देखे, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसके एग्जाम्पल्स है बेटा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन, टेंशन। देख रहे हो टेंशन कौन सी लिखी है मैंने, जानबूझ के लिख रहा हूं। फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल, स्प्रिंग, ये जितने भी फोर्सेस बेटा, ये चारों जो मैंने लिखे हैं, ये हमें अभी इसी पार्ट में पढ़ने हैं एनएलएम में। और ये चारों ही फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। एक बार इसको नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब बेटा करते हैं चौथे फोर्स पर बात। तो चौथा जो फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, जैसा कि नाम से पता लग रहा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब भाई वीक और न्यूक्लियर यानी होगा तो भाई न्यूक्लियॉन्स के बीच ही, लेकिन न्यूक्लियॉन्स में बेटा कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो होता है बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब सर ये दो तो हमने कभी सुने ही नहीं है, तो बेटा इनको सुनोगे आप क्लास 12th में। सर कहाँ पे? क्लास 12th में बेटा हम एक टॉपिक पढ़ते हैं बीटा डिके। बीटा डिके, इसको जब हम पढ़ेंगे तो बेटा हमें पढ़ने हैं न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखें कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। नोटेड। ठीक है बेटा, तो अभी हम पढ़ते हैं, हमने चारों फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ले ली है।
और बेटा आपको बता दूं कि ये नॉलेज अपनी एनसीईआरटी में बहुत डीप प्रकार से दे रखी है, और पहले एक चैप्टर हुआ करता था फिजिकल वर्ल्ड, उसमें हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ते थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों वो चैप्टर हट गया। तो अभी मैं आपको पढ़ाता हूं, अब हमारा चैप्टर शुरू होता है बेटा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का पहला नियम। तो एक बार इसके स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूं, उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन unless an external force is applied on it। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है बेटा कि एक वस्तु, हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, एक वस्तु अपनी अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, वस्तु की अवस्था क्या होगी भाई? या तो वस्तु होगी रेस्ट में या होगी मोशन में, या तो रेस्ट से मोशन में जाएगी या मोशन से रेस्ट में आएगी, तभी तो अवस्था परिवर्तन है। यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो एक वस्तु तब तक अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल कार्य ना करे। तो बेटा अभी हम इसको और अच्छे से समझते हैं। तो इस बल को मैंने कुछ समय पहले जब आपको पढ़ाया था तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, इनर्शिया। उस इनर्शिया को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही बेटा कहते हैं दिस लॉ इज also called law of inertia। law of inertia यानी इसी नियम को हम बेटा इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है हिंदी में? चलो मैं लिख देता हूं, इनर्शिया बोले तो जड़त्व। नाम देखो कितना अच्छा, जड़त्व। जड़ क्या करती है बेटा? स्टेबिलिटी का काम। और ये इनर्शिया क्या करेगा? तो अभी हम पढ़ेंगे इनर्शिया, उससे पहले एक बार इसे नोट करेंगे। तो बेटा अभी आपने ये नोट कर लिया होगा, और अभी हम पढ़ते हैं इनर्शिया, क्योंकि जैसे जैसे शब्द आते जाएंगे हम इनको समझते हुए चलना है। तो बेटा आप पढ़ेंगे इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया आया है। तो इनर्शिया क्या है? कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना पसंद करती है, वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो बेटा इसके बारे में मैं लिख देता हूं, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया यानी बेटा अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करती है, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करती है। अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जैसी है वैसी ही रहना चाहती है, अपनी अवस्था को बदलना नहीं चाहती। तो एक बार इसे नोट करेंगे, फिर मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं अच्छे। तो बेटा अब हम सुनते हैं उदाहरणों के बारे में, इनर्शिया के एग्जांपल्स। अपना टॉपिक जो है इनर्शिया है, अभी तो इनर्शिया जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम
इनर्शिया पे बात करेंगे। तो बेटा इनर्शिया के जो एग्जांपल्स है, मैं तो आपको दो एग्जांपल्स के द्वारा इनर्शिया को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल बेटा, जैसे अब संडे, आज क्या बार है, जो भी हो एटसेट्रा, मुझे नहीं पता। तो बेटा संडे आ रहा है और संडे के दिन हम सभी सोते हैं, सुबह 7 बजे तक सोते हैं, और बहुत ऐसे हैं जो 8 बजे तक, बहुत 9 बजे तक, और बहुत ऐसे हैं जो सो रहे हैं, सो रहे हैं, सो रहे हैं। मम्मी आई, जगा गई, हम सो रहे हैं। मम्मी आई, क्या बात है, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर भी सो रहे हैं, सो रहे हैं। अर्थात बेटा हम जिस स्टेट में है, हम सो रहे हैं तो सोना ही पसंद कर रहे हैं। यही तो है इनर्शिया, कि हमारी स्टेट में परिवर्तन करने का मन ही नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम सोने से जगें, हम अपनी स्टेट चेंज करना नहीं चाहते। सेकंड एग्जांपल, सेकंड है बेटा, हम संडे के दिन ज्यादातर लोग उठाए बैट बॉल सुबह 7 बजे और चले गए ग्राउंड में खेलने के लिए। तो बेटा बैट बॉल हम खेल रहे हैं बैट बॉल, सुबह के 9 बज गए खेल रहे हैं, 10 बज गए खेल रहे हैं, 12 बज गए खेल रहे हैं, 1 बज गया खेल रहे हैं। तो घर से फिर क्या होता है, बताओ, घर से फोन आ रहे हैं, उनसे बोल दिया आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, फिर भी नहीं जाते। तो क्या होता है, मम्मी मम्मी आती है फिर चप्पल लेके, मम्मी आई चप्पल लाई और उन्होंने लगाया चप्पल से 2 चप्पल मारी चमके। तो जैसे ही बेटा चप्पल पड़ती हैं, तो चप्पल पड़ने का मतलब है फोर्स लगना, और जैसे ही किसी वस्तु पर लग जाए फोर्स, तो वो उसकी अवस्था में कर देती है परिवर्तन। यही तो है भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन ने यही तो दिया था फर्स्ट लॉ, कि एक वस्तु तब तक अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो बेटा हम खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, मम्मी आई, मम्मी ने 2 चप्पल लगाई, मम्मी ने लगाया फोर्स, हमारी स्टेट हो गई बेटा चेंज। अब आपको इनर्शिया बेटर समझ आ गया होगा, मैं समझता हूँ। तो बेटा एक और बात इनर्शिया के बारे में है, मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया, मेजर ऑफ इनर्शिया। यानी इसकी क्या बात है बेटा, ये है जैसे मैं कह रहा हूं एक ट्रक और एक ठेला, ठेला ढकेल, जैसे हमारी आम भाषा में कहते हैं ढकेल। एक बात बताओ बेटा, कौन अपनी अवस्था में आसानी से परिवर्तन कर लेगा, अर्थात थोड़े से फोर्स लगाने से कौन अपनी स्थिति बदल लेगा? हाँ मैं जानता हूं, सभी का जवाब होगा ठेला, और ये सही भी है, क्योंकि ठेला क्या है, छोटी चीज है, थोड़ा सा बल लगाया अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लिया। लेकिन बेटा अगर बात करूं ट्रक की, तो ट्रक भारी चीज है, और भारी चीज पे आप थोड़े से फोर्स से तो उसको हिला भी नहीं सकते, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अर्थात यदि बेटा किसी वस्तु का मास है ज्यादा, तो उसको अवस्था में परिवर्तन का विरोध भी होगा ज्यादा, और अवस्था में परिवर्तन के विरोध को ही तो इनर्शिया कहते हैं। तो अगर किसी वस्तु का मास ज्यादा, तो बेटा इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको एक बार नोट करेंगे। अब बेटा हमने इनर्शिया को जान लिया, हमने न्यूटन के पहले नियम को जान लिया। अब एक बात बताओ, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, तो अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। ये बात हम पढ़ के आए कि फोर्स लगा के हम क्या क्या कर सकते हैं और फोर्स ना लगा के क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई वस्तु चल रही है, अगर कोई वस्तु मोशन में है, और बेटा उस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाता है, तो उसकी गति में परिवर्तन होगा क्या, ये बताइए? उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात मैं कहता हूं कि जो प्रारंभिक वेग होगा वही अंतिम वेग होगा। ये बात आप मानते हो? क्योंकि अगर किसी वस्तु की अवस्था में ही परिवर्तन नहीं है, अगर उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा है, तो भाई जिस स्पीड से वो चल रही थी उसी स्पीड से चलती रहेगी। चलो इसको एक बार मैं मैथमेटिकली आपको समझा देता हूं कि ये कैसे होता है। मैथमेटिकली देखो बेटा, जब मैं बोल रहा हूं कि फोर्स हो गया 0, किसी वस्तु पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि फोर्स अगर 0 है तो बेटा एक्सीलरेशन भी क्या होगा, 0। मैं क्या कहना चाह रहा हूं पता है, कि एक्सीलरेशन की मम्मी है फोर्स। एक्सीलरेशन तभी आएगा जब फोर्स होगा। अब बेटा जब एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये भी क्या होगा, 0। अच्छा, किस किस को क्रॉस मल्टीप्लाई आता है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, तो ये 0 हो जाएगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 0, और डेल्टा वी बराबर आएगा 0, आएगा या नहीं? क्योंकि डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0 आएगा, 0 से टकराएगा 0 में मिल जाएगा, बहुत अच्छे से जानते हैं।
अब बेटा डेल्टा वी क्या होता है, याद करो काइनेमेटिक्स, तो डेल्टा वी को हम लिखते थे फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे ही लिखते थे ना। तो इसको एक बार लिखो, फाइनल माइनस इनिशियल बराबर 0। अब यहां से अगर देखें तो u यहाँ पे नेगेटिव है, दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव। तो बेटा ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हो गई इस बात की कि न्यूटन के गति के नियम के अनुसार, पहले नियम के अनुसार, जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तब तक वह अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती। जैसे एक चलती हुई गाड़ी जो शुरुआत में भी u वेग से चल रही थी और उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा था, तो वह फाइनल वेग उसका v, वह भी क्या था भाई, सेम था। अब इसको मैंने मैथमेटिकली आपको समझाया है, तो आप देखो फोर्स नहीं लगा है तो 0, फोर्स नहीं है तो एक्सीलरेशन नहीं होगा 0, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी बराबर 0, डेल्टा वी बराबर 0 क्योंकि डेल्टा टी का मल्टीप्लाई किया 0 में, और डेल्टा वी क्या है हम पढ़ के आए भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बेटा फाइनल माइनस इनिशियल बराबर 0, यहां से माइनस यू को इधर दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। एक बार नोट करेंगे मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया में बेटा अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया में। पहला जो टाइप है वो है बेटा रेस्ट, सेकंड जो टाइप है वो है बेटा मोशन, और तीसरा जो टाइप है वो है बेटा डायरेक्शन चेंज। ठीक है, चलो मैं आपको रेस्ट के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट जो एग्जांपल है आप नोट कर लेना, मैं यहाँ पे लिखा हूँ वो इतने अच्छे भी नहीं, आप लिख सकते हो, आपने 10वीं 11वीं में पढ़ा, 10वीं में पढ़ा है वो सभी। तो बेटा रेस्ट के जो एग्जांपल है, चलो मैं फर्स्ट एग्जांपल लिख देता हूँ। पेड़ के तने को हिलाने पर फूल व पत्ती का गिरना। हम गए एक पेड़ के पास, पेड़ को पकड़ के जोर से झकझोर दिया, तो बेटा होता क्या है, पेड़ का तना जो है वो तो आ जाता है मोशन में, लेकिन बेटा जो फूल और पत्ती है वह अपनी वही स्टेट में रहना चाहते हैं जिस स्टेट में वे थे, और भाई जब स्टेट बदल रही है तो वो पेड़ से अलग हो जाते हैं, क्योंकि पूरा पेड़ आ रहा है मोशन में लेकिन ये रहना चाहते हैं रेस्ट में, इसी वजह से ये दोनों गिर जाते हैं। सेकंड पॉइंट, चलो मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। गाड़ी में बैठे हम, तो गाड़ी के अचानक चलने पर, अचानक चलने पर झटका लगना, झटका लगना। होता क्या है बेटा, जैसे ही हम जैसे गाड़ी में बैठे हुए हैं और ड्राइवर ने बिना बताए एकदम से गाड़ी आगे बढ़ा दी, तो हमें एकदम पीछे को झटका लगता है बहुत तेजी से। वो झटका क्यों है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो रेस्ट में है, और जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी चलाई तो बॉडी का निचला वाला पार्ट आ गया मोशन में, लेकिन ऊपर वाला तो रेस्ट में ही रहने का प्रयास करेगा ना, इस वजह से हमारा शरीर पीछे की तरफ जाता है। तीसरा पॉइंट बेटा, घरों में सभी घर के काम करते हैं थोड़ा बहुत, तो मम्मा बता देती हैं थोड़ा सा काम कि बेटा जा आसन फटकार गया, तो हम आसन फटकारने के लिए आसन उठा के ले जाते हैं। और हम कैसे फटकारते हैं, बहुत जो होते हैं होशियार टाइप के लोग, चौमू चौमू टाइप के लोग जो होते हैं वो तो दीवार में देकर, लेकिन बेटा असली तरीका क्या है, कारपेट फटकारने का। आपने देखा होगा बाजारों में जो सेठ लोग होते हैं ना, कारपेट को पकड़ेंगे और ऐसे डंडे से ऐसे 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 करके फटकारते हैं। इसका मतलब क्या है, कारपेट को तो उन्होंने डंडे से मोशन में ला दिया, लेकिन जो बेटा सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, जो उसमें धूल भरी हुई है, धूल के कण जो हैं, वे तो बेटा रेस्ट में ही रहेंगे, और रेस्ट में रहेंगे तो वो कारपेट से अलग हो जाते हैं, यानी कारपेट से धूल का अलग होना, धूल का अलग होना। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में। तो मोशन के बारे में मैं आपको बता दूं, देखो फर्स्ट पॉइंट, गाड़ी चल रही है और चलते चलते अचानक ब्रेक लग जाए, चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगे, तो बेटा होगा क्या, हम आगे की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि गाड़ी चल रही थी तब हमारा शरीर मोशन में था, पूरा कंप्लीट बॉडी मोशन में था, लेकिन जैसे ही गाड़ी ने लगाई ब्रेक, हमारी बॉडी का निचला पार्ट है वो रेस्ट में आ गया, लेकिन ऊपर वाला रेस्ट में थोड़ी रहेगा भाई, वो तो मोशन में ही जाने का प्रयास करेगा। मैंने आपको बताया है न्यूटन का पहला नियम यही तो कहता है कि एक बॉडी तब तक मोशन या रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो बेटा
गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने पर शरीर का आगे की तरफ झुकना। ये बेटा एक तो ये एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल जो है, सेकंड एग्जाम्पल कि जैसे ही हमने, घरों में सबके पंखा लगा हुआ है, पंखा सभी चलाते हैं और पंखा चल रहा है, मैंने अचानक से जाके स्विच ऑफ कर दिया, तो बेटा पंखा तो फिर भी घूमता रहता है ना। क्यों? क्योंकि वह चाहता है अपनी दिशा में गति करना, जिस दिशा में वह गति कर रहा है। पंखे के बंद करने पर घूमते रहना। तीसरा जो एग्जाम्पल है बेटा, इसी का तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। साइकिल सभी ने चलाई होगी, मैं भी चलाता था। जब स्कूल पढ़ने जाता था तो साइकिल से जाता था। स्कूल था करीब आधे किलोमीटर दूर, तो मैं आधे किलोमीटर तक साइकिल चलाते हुए जाता था, है ना। और ये बात है जब मैं 11वीं में पढ़ता था। तो अभी आप देखो, साइकिल आप सभी ने चलाई होगी, और साइकिल चलाते हैं तो हम एक बार पोटेंशियल जब हैवी होता है तो पेडल 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 हम पेडल मारते हुए जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम पेडल रोक देते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना बेटा कि पेडल रोके तो साइकिल तुरंत रुक जाए, पेडल रोकने के बाद भी साइकिल चलती रहती है। ये भी एक उदाहरण है बेटा मोशन इनर्शिया का। तो साइकिल का पेडल रोकने पर भी चलते रहना। अच्छा, एक और उदाहरण देता हूं, बहुत अच्छा। हम सभी बसों में, टैक्सियों में सफर करते हैं, तो बेटा टैक्सी में हम बैठे हुए हैं, टैक्सी वाला क्या करता है, ऊपर छत पे हमारे सामान को बांध देता है। क्यों बांधता है भाई? सामान क्यों बांधा? क्योंकि बेटा गाड़ी चल रही है और चलते चलते अगर उसने अचानक से लगा दी ब्रेक, तो अचानक ब्रेक लगाने पे क्या होता है, शरीर आगे जाता है। ऐसे ही बेटा सामान भी आगे नहीं गिर जाए, तो इसलिए टैक्सी वाला क्या करता है, टैक्सी पर सामान को बांधना। क्यों बांधा? क्योंकि भाई मोशन इनर्शिया की वजह से कहीं सामान गाड़ी की अचानक ब्रेक लगाने पे आगे नहीं आ जाए, गिर नहीं पड़े। अच्छा, तीसरा है डायरेक्शन चेंज। आप सभी गाड़ियों में घूमे होंगे, और बसों में तो बहुत ज्यादा, और जो प्राइवेट बसें चलती हैं, क्या नाम है उनका, लोक परिवहन वगैरह, ये जो जितनी भी चल रही है, ट्रेवल्स, इनमें जब कोई भी व्यक्ति बैठा हो तो वो बहुत अच्छे से इस बात को फील कर सकता है। जैसे ही बेटा कोई तेज घुमाव आता है तो ड्राइवर क्या करता है, एकदम से गाड़ी घुमाता है, लेकिन हमारी जो बॉडी है वह उसी डायरेक्शन में जाने का प्रयास करती है जिस डायरेक्शन में पहले चल रही थी गाड़ी। तेज घुमाव पर तेज घुमाव पर शरीर का पूर्वगामी दिशा में जाना, पूर्वगामी दिशा में मुड़ना या झुकना। तो बेटा ये तीनों एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको तीनों इनर्शिया के टाइप्स बता दिए हैं, एक बार इसे नोट करें। अब बेटा अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम की परिभाषा है क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in a body, contained in a बॉडी, कंटेंट इन ए बॉडी। अच्छा, मोमेंटम का मैं दूसरा बताऊं तो फील ऑफ इम्पैक्ट, सीधा सीधा अर्थ बताऊं, फील ऑफ इम्पैक्ट, इसका मतलब क्या है? फील ऑफ इम्पैक्ट यानी चोट। आजकल वो कौन सा गाना है, वो ट्रेंड में चल रहा है, चोट लगी है सीने पे, है ना, कुछ ऐसा ऐसा, मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन देख लो एक बार। तो फील ऑफ इम्पैक्ट यानी चोट कितना लगा, वही चीज है भाई मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। चलो, चोट शब्द थोड़ा समझ से बाहर है, पर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। एक्सप्लेन करने से पहले इसकी एसआई यूनिट अपन जानते हैं, एसआई यूनिट, और फिर जानेंगे सीजीएस यूनिट।
CGS यूनिट। तो बेटा SI यूनिट है किलोग्राम, मास को किस में दिखाते हैं, किलोग्राम, और वेलोसिटी मल्टीप्लाई में तो इसको किस में दिखाएंगे, मीटर प्रति सेकंड। और CGS यूनिट के लिए अब किलोग्राम को बदल देंगे ग्राम में, ग्राम, या इसको ऐसे ना लिख के अपन शॉर्ट में लिखें तो ग्राम, मीटर को लिखेंगे सेंटीमीटर में, और सेकंड का रहेगा सेकंड। ये हो गई बेटा CGS यूनिट। और एक बार मैं मोमेंटम को और अच्छे से बताऊं तो P से इसको दिखाते हैं और M मल्टीप्लाई बाई B। अब P एक वेक्टर है और वेलोसिटी एक वेक्टर है, यानी अगर मैं बात करूं P की डायरेक्शन क्या होगी, मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। जिधर वेलोसिटी है उधर ही मोमेंटम होगा, यानी चोट उधर ही लगेगी जिधर वेलोसिटी है। अच्छा एग्जांपल देता हूं बेटा, ये ट्रक है, बस ट्रक के ऊपर किसी को हंसना नहीं है ना, ट्रक है, इतना समझो बस, ट्रक है, ट्रक। और एक है बेटा साइकिल, साइकिल पे भी किसी को नहीं हंसना है ना। ये दोनों ही चल रही हैं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोनों गाड़ियां चल रही हैं। और इन दोनों के सामने आ जाता है एक इंसान। तो एक बात बताओ, दोनों के सामने अगर इंसान खड़ा है तो चोट किसको ज्यादा लगेगी, बताओ, आप बताओ। सभी का जवाब है कि ट्रक वाले को ज्यादा लगेगी। कारण आपको सबको पता है, क्योंकि ट्रक एक तो वैसे ही भारी है, स्पीड दोनों की समान है, लेकिन बेटा वजन ट्रक का ज्यादा है, और वजन ज्यादा तो यहाँ पे चोट लगेगी बेटा ज्यादा, और यहाँ पे चोट लगेगी कम, यानी यहाँ पे मोमेंटम ज्यादा होगा और यहाँ पे मोमेंटम होगा कम। अच्छा, अगला पॉइंट बेटा, अगर मैं कहूं सेम गाड़ी यानी सेम ट्रक और सेम साइकिल, तो ट्रक यदि चल रहा है बेटा 1 मीटर प्रति सेकंड से और साइकिल चल रही है 100 मीटर प्रति सेकंड से, तो अब बताओ भाई किससे चोट ज्यादा लगेगी। तो ऑब्वियसली जिसकी स्पीड ज्यादा, ट्रक की 1 मीटर पर सेकंड बेटा इतनी होती है, आराम से रुक सकता है, लेकिन साइकिल, साइकिल तो धड़ाम से देकर जाएगी। यानी अब इस केस में चोट ज्यादा होगी साइकिल के केस में, और चोट कम होगी ट्रक के केस में। यानी मैं कह सकता हूं बेटा कि चोट जो है वह चोट दिखा रही है मोमेंटम को, जितनी ज्यादा चोट उतना ज्यादा मोमेंटम, और जितना ज्यादा मोमेंटम वह डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर को रखते हैं बेटा यहीं तक, अगला लेक्चर आएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू वेरी मच।